क्लास 9 की केमिस्ट्री है, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अ स्प्योर। ये जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड अ स्प्योर, ये इस चैप्टर का यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद से ये चैप्टर 2 है, मतलब इज मैटर अराउंड अ स्प्योर का ये कोलाइडल तक पढ़ लिया। अब कोलाइडल का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ से इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल में कितने हैं, 7 टाइप है। कितने टाइप हैं, 7 टाइप है। यहाँ पे पहला हो गया सॉल, फिर सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम और जेल। तो इसको याद कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे इसको हम याद कर सकते हैं इस तरह से, दोनों सॉल और सॉलिड सॉल, फिर उसके बाद से सॉल, सॉलिड सॉल, फिर एरोसॉल, फिर इमल्सन, 4 हो गए। फिर फोम, सॉलिड फोम। तो दो दो में तो ऐसे है, सॉल है और सॉलिड सॉल है, और फिर एरोसॉल, इमल्सन, और फिर यहाँ पे फोम और सॉलिड फोम, फिर जेल। अब इसमें पहला देखते हैं क्या है, ठीक है ना। पहला है सॉल और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ऑल दीज आर द टेक्निकल नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ कोलाइड, यानी कि ये सातों जो है टेक्निकल नेम है किसका, कोलाइड का। पहला देखते हैं, पहला सॉल है, ये रहा सॉल। अब ये होता क्या है, सॉल इज अ कोलाइड इन विच टीनी सॉलिड पार्टिकल, यानी कि जो छोटे छोटे सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्ज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड मीडियम में। यानी कि सॉलिड के छोटे जो पार्टिकल हैं वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्ज यानी कि मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंक का जब वाटर में मिलाते हैं ये सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है ना, और बहुत सारे जो पेंट हैं वो भी। सेकंड ये है सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल में क्या है, तो सॉलिड सॉल जो कि कोलाइड है और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वह सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स होता है, किसमें, सॉलिड मीडियम में। अभी सॉल वाले में क्या था, लिक्विड मीडियम था। सॉल जब देखे हैं तो इसमें लिक्विड मीडियम है और इस वाले में सॉलिड मीडियम है, क्योंकि मतलब नेम से ही क्लियर है, सॉलिड सॉल, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड वाला एरोसॉल। एरोसॉल क्या है, तो एन एरोसॉल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अ गैस। या तो सॉलिड या तो गैस, सॉरी, या तो सॉलिड या तो लिक्विड, ये दोनों में से कोई भी ये गैस में क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक। एग्जाम्पल क्या है, स्मोक। तो विच इज सूट इन एयर एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि जैसे जो गाड़ियाँ की धुएं निकलते हैं वो यानी कि सेमी सॉलिड या लिक्विड जो होते हैं वो गैस में जाके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, ये हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एरोसॉल के। तो एरोसॉल में या तो सॉलिड या लिक्विड, दोनों किसमें, मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो, मिक्स हो जाएगा किसके साथ, गैस के साथ, तो वो एरोसॉल कहलाएगा। और उसके एग्जाम्पल क्या होगा, हेयर स्प्रे, मैडम जी ये स्प्रे कर रही हैं, ठीक है, तो ये हेयर स्प्रे हो गया। फिर यहाँ पे ये पेंट का हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ये पेंट वाला, ये सॉल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये वाला मतलब सॉल का एग्जाम्पल, ये जो पहला वाला था, ठीक है ना। और ये जो दिख रहा है ये दूसरा वाला है, यानी कि ये जो जेम स्टोन है यह दूसरे का एग्जाम्पल है, सेकंड वाले, ये पहला यहाँ है, सेकंड वाला ये रहा सॉलिड, और थर्ड वाला जो है हेयर स्प्रे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल, तीसरे वाले का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है इमल्सन। क्या है, इमल्सन। इमल्सन क्या है, एन इमल्सन is a collide in which minute droplet of one liquid are dispersed in another liquid, यानी कि यहाँ पे माइन्यूट ड्रॉप यानी कि वो जो थोड़ा सा या बहुत कम लिक्विड दूसरे एक लिक्विड मीडियम में क्या होता है, डिस्पर्स यानी कि मिक्स हो जाता है, विच इज़ नॉट मिसिबल, यानी पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, विच इज़ नॉट मिसिबल विथ इट, मतलब वो पूरी तरह से मिसिबल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क, बटर, फेस क्रीम। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, इमल्सन के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल हैं, इमल्सन के एग्जाम्पल हैं।
ये रहा मिल्क हो गया, बटर हो गया, फेस क्रीम हो गया। तो ये रहा इमल्सन का एग्जाम्पल, मिल्क हो गया। फिर सेविंग क्रीम हो गया, ये फोम का एग्जाम्पल है। अगला फोम ही है। तो फोम क्या है? फोम इज अ कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। अब जो गैस है वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होगा, उसका एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे वो बुझाने का काम करते हैं, आग लग जाती है तो। फिर उसका सोप बबल हो गया, फिर ये शेविंग क्रीम हो गया, बियर फोम हो गया, ये सब। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोम, ठीक है ना। अगला देखते हैं सॉलिड फोम। तो सॉलिड फोम क्या है? सॉलिड फोम हो गया, द सॉलिड फोम इज अ कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। गैस किस में डिस्पर्ज होगा? सॉलिड मीडियम में। और इसका एग्जाम्पल हो गया ये इंसुलेटिंग फोम, फिर फोम रबर हो गया, स्पंची हो गया, फिर ब्रेड हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फोम। जेल का देखते हैं। तो जेल, जेल क्या है? द जेल इज सेमी सॉलिड कोलाइड, मतलब पूरी तरह से वो सॉलिड नहीं होता है। इन विच देयर इज अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड मीडियम में डिस्पर्ज हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है जेली, जिलेटिन, हेयर जेल। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल, ठीक है ना। एक बार देखते हैं यहाँ पे शुरू से। तो सॉल का क्या एग्जाम्पल है, इसे हटाते हैं इन सबों को। तो पहला ये सॉल हो गया, सॉल में सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होगा, और इसके एग्जाम्पल हो गए इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च हो गया, ठीक है ना, और कुछ पेंट हो गए। अब आगे देखते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल में सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, और इसके एग्जाम्पल ये कलर्ड जेमस्टोन जैसे रूबी। थर्ड वाला देखते हैं एरोसॉल। अब एरोसॉल का क्या है? ये रहा एरोसॉल, और ये सॉलिड या तो लिक्विड, यह किस में डिस्पर्स्ड होगा? गैस मीडियम में, यानी कि एयर में। और इसके एग्जाम्पल है हेयर स्प्रे, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल, ठीक है ना। आगे देखते हैं इमल्सन। अब इमल्सन क्या था? फिर इसको थोड़ा हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इमल्सन, तो इमल्सन में जो माइन्यूट ड्रॉपलेट है किसी एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में, ये मतलब मिसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, नॉट मिसिबल। क्या? नॉट मिसिबल। एग्जाम्पल इसके मिल्क हो गए, बटर हो गए, फेस क्रीम। तो इमल्सन का एग्जाम्पल मिल्क, बटर, फेस क्रीम। अब अगला देखते हैं फोम। तो फोम क्या है? फोम इज द कोलाइड इन विच गैस, ये गैस किस में डिस्पर्ज होगा? तो लिक्विड मीडियम में। फोम में क्या होता है? गैस लिक्विड मीडियम में डिस्पर्ज होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है फायर एक्सटिंग्विशर फोम, फिर सोप बबल्स हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, बियर का फोम, जो बियर का बोतल लेके उसे शेक करके हिला के फिर खोलते हैं तो ऊपर वो शैंपेन मतलब झाग उग निकलता है, दैट। अब अगला देखते हैं सॉलिड फोम। कौन सा? सॉलिड फोम। तो सॉलिड फोम में क्या है? यह गैस डिस्पर्ज होगा किसमें? सॉलिड मीडियम में। और इसका एग्जाम्पल इंसुलेटिंग फोम हो गया, फोम रबर हो गया, स्पंज हो गया, ब्रेड हो गया। जेल देखते हैं। तो जेल क्या है? तो जेल इज एन सेमी सॉलिड, जेल क्या है? सेमी सॉलिड कोलाइड है, जो कि कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है ना, डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। और इसका एग्जाम्पल हो गया जेली, जिलेटिन, हेयर जेल, ठीक है। तो ये सात थे कोलाइडल के पार्ट, ठीक है ना, सातों को देख लिया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एक टेबल, और टेबल में क्या दिया है? तो टेबल में पहला सॉल है, और सॉल का जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है, और मीडियम जो है लिक्विड है। एग्जाम्पल हो गया इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मोस्ट, पेंट हो गए। और सॉलिड सॉल का क्या है? तो सॉलिड सॉल में इसका डिस्पर्स फेज सॉलिड हो गया, मीडियम हो गया, सॉलिड, मतलब दोनों सॉलिड हो गया। और इसके बाद से इसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन, जिसे रूबी है ना, रूबी इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। एरोसॉल में,
अगर एरोसॉल की बात करें तो इसका डिस्पर्स्ड फेज होगा सॉलिड, मीडियम होगा गैस, और एग्जाम्पल होगा स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। फिर उसके बाद से फोर्थ देखते हैं इमल्सन। तो इमल्सन इसका फेज यानी डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड, मीडियम होगा लिक्विड, और एग्जाम्पल हो गया मिल्क, बटर या फेस क्रीम। ठीक है, फोम हो गया। अब देखते हैं फोम। डिस्पर्स्ड फेज हो गया गैस, मीडियम हो गया लिक्विड, और एग्जाम्पल हो गया फायर एक्सटिंग्विशर फोम, फिर सोप, बबल सेविंग क्रीम, बियर फोम। सॉलिड फोम, अगला सॉलिड फोम का देखते हैं। तो इसका ये फेज हो गया गैस और मीडियम हो गया सॉलिड। एग्जाम्पल हो गया इंसुलेटिंग फोम, फिर फोम रबर, फिर स्पंज और ब्रेड हो गया। ठीक है ना। जेल का देखते हैं। जेल में हो गया सॉलिड, ये फेज हो गया, और मीडियम हो गया लिक्विड। जेली हो गया, इसका एग्जाम्पल जिलेटिन हो गया, हेयर जेल हो गया। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनेगा, क्या किससे? एक तो होगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट में मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल के क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ शुगर, और ये हो गया वाटर। तो शुगर और वाटर को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? शुगर पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, कि जब शुगर मिला रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे वाटर में, अगर मान लो ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन ऐसे है, वाटर ऐसे मान लेते हैं, ये है वाटर, और इस वाटर में हम शुगर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? शुगर। तो पहले से वाटर के पार्टिकल दूर दूर है। अब जब शुगर इसमें मिक्स करेंगे तो इसके पार्टिकल आने के बाद से इसमें थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दैट्स इज टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है इसने? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या था? अभी शुगर लिया था। क्या लिया था? शुगर। शुगर को जब हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं? वाटर में। तो जब वाटर में ऐड कर, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे वही अमाउंट इसका क्या कहलाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। अगर हम वाटर में कंटिन्यू शुगर ऐड करते जाएं, चीनी ऐड करते जाएं, तो एक समय ऐसे आएगा ये जो सॉल्यूशन बना है ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लेके वही समझाया है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास अगर हम निकालना होगा तो शुगर क्या था? सर क्या कहते हैं, शुगर का मास, यानी कि फॉर्मूला उसका क्या होता है? C12 H22O11। तो इसका मास निकालेंगे, और फिर उसके बाद से वाटर में मिक्स किया, तो शुगर प्लस वाटर का मास निकालेंगे, नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ गया, दिया भी है, ये मास सॉल्यूट का हो जाएगा, ये सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के रूप में तो हमने वाटर लिया था, तो वाटर का मास ले लो, और यहाँ पे शुगर था, शुगर मतलब चीनी, तो इसका ले लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्ट लिया, अब इस एग्जाम्पल में इसमें सॉल्ट ले लिया है, सॉल्ट मतलब NaCl। अब इसका ये निकाला है 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का हो गया 90, तो दोनों मिला के 100 हो गया। तो नीचे हो गया 100 और ऊपर हो जाएगा 10, तो ऊपर 10 हो गया, नीचे 100, और ये फॉर्मूले में है ना 100 यहाँ पे, यहाँ इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ऊपर 10 नीचे 100 मल्टीप्लाई होगी, कट जाएगा तो बचेगा 10, तो 10% बाई मास हुआ। ठीक है ना। यहाँ भी वही निकालने की कोशिश किया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इस क्वेश्चन में वही है। क्वेश्चन क्या है? 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4,
तो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला यही हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये मास ऑफ जो सॉल्यूट है 110 ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, 110 यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट को मिलाया जा रहा है किसमें, ये 550 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ ऑलरेडी दे भी रखा है, तो ये हो जाएगा 110 बाई 550 मल्टीप्लाई 100। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 11 1 जा 11 5 जा, फिर 5 से इसको करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20% उसका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये रहा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब ये है कि बिना टेम्परेचर बढ़ाए दो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के दौरान हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा मतलब उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब जाके वो अच्छे से मिक्स हो पाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब है कि अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि जब हम शुगर और वाटर जब मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें उसको हम हीट नहीं करते हैं, उसको हीट नहीं करते हैं, तो बिना हीट किए वो दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं कहाँ गया, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution। तो बिना टेम्परेचर बढ़ाए अगर मिक्स हो रहा है तो वो अनसेचुरेटेड हो। सैचुरेटेड क्या होगा, तो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड, मतलब यानी कि अगर शुगर ये वाटर है और ये सॉल्यूशन बन गया है तो इसमें और ज़्यादा हम सॉल्यूट यानी कि शुगर नहीं ऐड कर सकते, मिला सकते। ठीक है ना, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। और सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, यानी कि हीट और मतलब कूल का सैचुरेशन पे क्या इफेक्ट है। तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड at particular temperature only कब, if saturated solution is a particular temperature is heated to higher temperature then it becomes unsaturated। मतलब इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस, क्या 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट अगर कर रहे हैं या उससे ज़्यादा पे हीट कर रहे हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद से इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड, यानी कि ठंडा कर रहे हैं एट अ लोअर टेम्परेचर, देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। अगर कोई चीज़ मिक्स हुआ है, सैचुरेटेड है, अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे मतलब ठंडा करेंगे तो सॉलिड क्रिस्टल में बन जाता है। ठीक है ना, और यही क्लाउड के साथ होता है। क्लाउड के साथ यानी कि जब सडन टेम्परेचर चेंज होता है, सडन टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या बन जाता है, हेल स्टॉर्म, यानी कि वो जो स्नोफॉल होता है उस केस में, क्योंकि तुरंत वो सॉलिडिफाई होने लगता है और क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी है क्या, तो किसी भी चीज़ में मैक्सिमम अमाउंट मिक्स करना। ठीक है, यानी कि दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। शुगर और वाटर का लिया था, यह है शुगर और ये था वाटर। तो पहला वाला ये जो
शुगर है और ये जो वाटर है, तो ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और ये बाद वाला जो वाटर है वो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है ये कि अगर हम ये जो सॉल्यूट है उसको, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a specific temperature is known as solubility of the solute that solvent at the temperature। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, ठीक है ना, तो उस केस में ये क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, मतलब उससे ज़्यादा और मिक्स नहीं होगा, तो दैट इज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे कुछ का दिया हुआ है, जैसे कॉपर सल्फेट का 20 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना 21 ग्राम, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का ही है ये 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम है, इतना ही होगा। और फिर ये पोटेशियम क्लोराइड का है 34 ग्राम मिक्स होगा। फिर सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, एल्यूमिनियम क्लोराइड 37 ग्राम और शुगर 204 ग्राम, इससे ज़्यादा और इसे मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है, तो पहला इसका इफेक्ट यही है कि ये सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसीलिए गर्म करते हैं ताकि और मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि मिक्स हो जाता है, और कम करने पे घट जाएगा, ठीक है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज करने में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनइफेक्टेड रहता है। और अगला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल और दूर दूर होते जाएंगे, तो और जब दूर होंगे तो और उसमें मिक्स कर लेते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो देख लिया। अब ये देखना फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये तो क्लास 6 से ही पढ़ते, मतलब पढ़ाया जा रहा है और पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ठीक है। फिजिकल चेंज देखते हैं क्या होता है फिजिकल चेंज। तो दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब नया सब्सटेंस नहीं बनता दो चीज़ों को मिलाने से, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। और उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है टेम्परेचर पे भी, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी वो शो करता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, द चेंज इन फिजिकल स्टेट साइज शेप of a substance, physical change, some of common example of physical changes are melting of ice, ये सब क्या physical change है, freezing of ice physical, boiling of water physical change है, condensation of steam ये भी physical change है, breaking of glass tumbler ये भी physical change है, ठीक है। तो ये सब सारे क्या हो गए फिजिकल, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंज होगा, जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा उस वो केमिकल चेंज है। तो सीधे बात है केमिकल चेंज पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है। अब ये सलाद बना रहे हैं तो ये भी फिजिकल चेंज है, हालांकि नहीं, जैसे सलाद बना रहे थे तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन काटने के बाद से एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होने के बाद से जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केमिकल चेंज में। तो दोज चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाना, कागज को जलाना जिसमें नया सब्सटेंस बने, जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा केमिकल चेंज। अब आगे बढ़ते हैं, अब आटा को गूंथने के बाद से भी वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों में चेंज देखते हैं क्या है। तो फिजिकल चेंज ये रहा और ये रहा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। फिर उसके बाद से फिजिकल चेंज में टेम्परेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि वापस नहीं आता, यानी परमानेंट चेंज है इसीलिए इरिवर्सिबल चेंज है, और फिजिकल जो चेंज है रिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ पे ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। कौन, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज में आते हैं
तो ये क्या होगा, वेरी लिटिल हीट आर लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, ड्यूरिंग फिजिकल मतलब रिएक्शन। और ये केमिकल में क्या, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगा केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, और केमिकल चेंज में मास चेंज हो सकता है और चेंज होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे, अभी केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अब दो मिक्सचर को अगर मिला दिया तो उसे अलग कैसे करेंगे, तो उसको अलग करने के ये मेथड है यहाँ पे, ये रहे। The method of the method to be used for separating a mixture depends on the nature of its constituent, मतलब किन दो चीजों को मिलाया गया है वो उन बात पे डिपेंड करेगा कि इसको कैसे हमें सेपरेट करना है, ठीक है ना। तब इसमें बहुत सारे प्रोसेस अभी आगे देखेंगे, जैसे सब्लिमेशन, मैग्नेट्स, और अच्छा ये यहाँ पे देखते हैं जैसे मान लो ये आयरन और ये सैंड को मिलाएंगे तो उसको कैसे अलग करेंगे, फिर पोटेशियम पर मैग्नेट को किसी और सब्सटेंस में मिलाते हैं तो उसे कैसे अलग करेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड, फिर मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पहला सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, अगर दो सॉलिड एक में मिला दिए गए हैं उसको कैसे अलग करेंगे। तो दो सॉलिड में पहला, अगर ये जो यहाँ पे बाई यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट में वाटर, शुगर और सैंड, इन तीनों को मिला दिया, वाटर, शुगर और सैंड को, तो इसको कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे एक बीकर लेंगे और ये शुगर, ऐड वाटर, पानी मिला दो, तो पानी में चीनी घुल जाएगा और चीनी जब घुल जाएगा तो उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे तो उसमें सैंड अलग हो गया और शुगर और वाटर एक साथ आ गया। फिर उसको वो जो बच गया उसको हीट कर देंगे, तो हीट करने के बाद से वाटर बाहर हो जाएगा और नीचे रेजिड्यू बच जाएगा जो कि शुगर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। फिर अगला मिक्सचर ऑफ सल्फर और सैंड, इनको अलग अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स करेंगे तो सल्फर उसमें मिक्स हो जाएगा, एक मिनट, सल्फर और सैंड है ना, तो सल्फर उसमें मिक्स हो जाएगा, सल्फर मिक्स होगा तो फिर सैंड को अलग कर लेंगे फिल्टर पेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सब्लिमेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट और एल्यूमिनियम को अलग किया है, ये है कॉमन सॉल्ट और ये है अमोनियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl को अमोनियम क्लोराइड से अलग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर क्या बाहर आएगा, यहाँ देखो, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश, मतलब ये जो इस तरह का है सफ़ेद का होता है ये, ठीक है ना, जिसमें रखेंगे, ये है चाइना डिश, क्या है ये, तो ये है चाइना डिश, इसमें रखेंगे। फिर उसके बाद ये ट्राईपॉड, ये सारा प्रोसेस बता रहा कैसे कैसे रखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना प्रोसेस, ये चाइना डिश है, फिर ये नीचे ट्राईपॉड है, फिर ये क्या नाम है जिस पे रख के इसे गर्म करेंगे, और ये कोनिकल फ्लास्क है इस तरह से। तो चाइना डिश कवर्ड विद इन्वर्टेड, ये गैस हो गया, गैस फनल हो गया। फिर उसके बाद से बर्नर को जला देंगे यूजिंग अ बर्नर, ऑन हीटिंग मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वाइट वेपर, और वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, और वेपर राइज अप एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट ऑफ कोल्ड, जैसे ठंडे के कांटेक्ट में आएगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये साइड साइड में दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मिनट, ये साइड साइड में दिख रहा होगा, तो ये क्या है, प्योर ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सेटल डाउन हो रहा है साइड में ठंडा होते ही, और इस प्रकार से इसे हम अलग कर सकते हैं। और मैग्नेट का मतलब
मैग्नेट से आयरन को किसी और सब्सटेंस से अलग करना आसान है, उससे हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आयरन, और क्या है ये, आयरन फिलिंग और सल्फर को। तो आयरन फिलिंग मतलब लोहे के टुकड़े जो हैं उसे हम मैग्नेट लाएंगे और मैग्नेट से आयरन फिलिंग उस पर चिपक जाएगा, बाकी सल्फर बच जाएगा, इस तरह से ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये आर्टिफिशियल है और इसके स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं। वही यहाँ पे भी ये जो यूज कर रहे हैं डॉक्टर, जैसे आँख में वो लोहे का छोटा सा टुकड़ा चला गया है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, जिससे कि इसके स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा करके जितना रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से फिर हम यहाँ से ये लोहे आयरन जो छोटे से टुकड़े हैं आँख में चला गया उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन, सॉलिड और लिक्विड। तो इसमें 6 प्रोसेस हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आना भी चाहिए, जिसमें से क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा, और ये सेंट्रोफ्यूगेशन, ये 10th में भी आएगा। ठीक है ना, और ये डिस्टिलाइजेशन मेथड से ही तो डिस्टिल वाटर बनाते हैं लेबोरेटरी में, जो मतलब कोई भी वीकर हुआ, डिश हुआ, मतलब चाइना जो डिश था उसमें दिखा था, साफ करने के लिए ये यूज में लेते हैं क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।